दुनिया में एक ऐसा खतरनाक वायरस फैल चुका है जिसके चपेट में आने वाले लोग ज़ॉम्बी बन रहे थे, जहां इंसानों को सिर्फ 12 सेकंड में ज़ॉम्बी बना देता है, जिस वजह से हजारों लोग पागलों की तरह एक दीवार पर चढ़कर शहर के अंदर घुस जाते हैं और लोगों को काटने लगते हैं। शहरों में अफरा तफरी मच चुकी है, लोग भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन भागने की जगह बची ही नहीं। हजारों ज़ॉम्बी एक साथ दीवारों पर ऐसे चढ़ रहे हैं ज़ॉम्बी जैसे का पहाड़ बन गया हो। ये कहानी जबरदस्त होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। कहानी की शुरुआत एक शांत घर से होती है। सुबह का समय है और दो छोटी बच्चियां रेचल और कॉनी भागते हुए अपने मम्मी पापा के कमरे में आती हैं और उन्हें उठाती हैं। उनके पापा जेरी पहले यूनाइटेड नेशंस में इन्वेस्टिगेटर रह चुका है और मम्मी कैरन यह एक खुशहाल परिवार है। नींद पूरी ना होने के बावजूद जेरी अपने परिवार के लिए नाश्ता बनाने लग जाता है। घर का माहौल हल्का फुल्का और खुशियों से भरा होता है। बच्चे हंस रहे होते हैं, माता पिता आपस में बात कर रहे होते हैं। इसी दौरान टीवी पर न्यूज चल रही होती है जिसमें दिखाया जाता है कि पुलिस किसी इमरजेंसी के कारण तेजी से सड़कों पर दौड़ रही है, लेकिन जेरी और कैरन इसे एक आम घटना समझकर नजरअंदाज करते हुए अपनी दोनों बेटियों रेचल और कॉनी को स्कूल छोड़ने बाहर निकाल जाते हैं। थोड़ी देर बाद रास्ते में ट्रैफिक जाम लगा होता है, रेडियो पर खबरें चल रही होती हैं और पीछे सीट पर बच्चे गाना गा रहे होते हैं। जेरी अपनी पत्नी कैरन से मजाक करता है, बच्चों से कहता है कि वापस आकर पैनकेक खाएंगे। तभी रेडियो पर खबर आती है कि अलग अलग देशों में रेबीज खतरनाक बीमारी फैल रही है। जैसे ही जेरी ध्यान से सुन रहा होता है, तभी एक तेज पुलिस कार आकर उसकी गाड़ी का साइड मिरर तोड़ देता है और भाग जाता है। जेरी हैरान होकर बाहर उतरता है और सोचता है यहाँ क्या हो रहा है। उसी वक्त कुछ लोग घबराकर तेजी से ट्रैफिक से निकलने लगते हैं। जेरी हैरान होता है, ये लोग इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हैं। माहौल अचानक अजीब और डरावना हो जाता है। जैसे ही जेरी वापस अपनी कार की तरफ मुड़ता है, पास की एक बिल्डिंग में जबरदस्त धमाका हो जाता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर जल्दी से जेरी के पास आता है। पुलिस ऑफिसर चिल्लाता है, जल्दी कार में बैठो, लेकिन बदकिस्मती से एक बेकाबू ट्रक कंट्रोल खो चुका था और तेजी से आता है और उस ऑफिसर को कुचल देता है। उसी ट्रक ने वहां खड़ी कई गाड़ियों और वाहनों को भी तबाह कर दिया। ये सब देखकर जेरी और उसका परिवार डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि यहाँ रुकना बहुत खतरनाक है। इसीलिए वे कार से वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। बाकी लोग भी अपनी अपनी कारें स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन जेरी समझदारी दिखाता है। वह सोचता है कि ऐसा करने से फायदा नहीं होगा, इसलिए वह उस ट्रक के पीछे पीछे ड्राइव करते हुए ट्रैफिक को तेजी से पार कर लेता है। ट्रक ड्राइवर के ब्रेक बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। वह बार बार ब्रेक दबाता रहा और आखिर में ट्रक क्रैश कर देता है। इसके बाद भी जेरी अपनी कार के लिए सुरक्षित जगह ढूंढ रहा था, जबकि उसकी वाइफ पीछे बच्चों को गोद में लेकर उन्हें हिम्मत दे रही थी। डर के मारे रिचेल अपनी माँ के पास जाना चाहती है, लेकिन जेरी ऐसा नहीं चाहता, इसलिए गाड़ी चलाते हुए बीच बीच में पीछे मुड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है। इसी दौरान उसका ध्यान भटक जाता है और कार एक एम्बुलेंस से टकरा जाती है। टक्कर बहुत जोरदार होती है। कुछ सेकंड के लिए जेरी और उसकी पत्नी कैरन बेहोश जैसे हो जाते हैं, लेकिन किस्मत से सब होश होते हैं। बाहर का नजारा अब पूरी तरह बदल चुका होता है। लोग अजीब तरह की वायरस से संक्रमित हो चुके थे। वो ज़ॉम्बी की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जो भी सामने आ रहा है उसे काट रहे हैं। पूरा शहर कुछ ही मिनटों में खौफनाक नर्क बन जाता है। ये देखकर जेरी तुरंत अपनी छोटी बेटी कॉनी को पकड़ता है। वो और कैरन पास में खड़ी एक आरवी गाड़ी देखते हैं जिसकी चाबी अंदर ही होती है। तभी ज़ॉम्बी का झुंड उनकी तरफ आने लगते हैं। कैरन हिम्मत दिखाती है और एक ज़ॉम्बी को लात मारती है। जेरी गाड़ी घुमाकर बाकी ज़ॉम्बी से बचाते हुए निकल जाता है। तीनों बच्चों के साथ वो शहर से तेजी से भाग जाते हैं। कुछ ही मिनटों में पूरा पेंसिल्वेनिया ज़ॉम्बी के कब्जे में चला जाता है। जेरी गाड़ी चलाते चलाते एक सुनसान गांव जैसी जगह पर पहुंचता है, लेकिन तभी रेचल की हालत और खराब हो जाती है। रिचेल को अस्थमा का अटैक आता है, इसलिए उसे रुकना पड़ता है। जेरी वैन रोककर रिचेल को चेक करता है और सोचता है कि अब इस प्रॉब्लम को कैसे हल किया जाए। आखिरकार वह फैसला करता है कि पास की एक फार्मेसी जाना ही सही होगा। जेरी वैन को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वैन आसानी से स्टार्ट नहीं होती। तभी जेरी की पत्नी को एक फोन कॉल आता है। कॉल टेरी का होता है, जो जेरी का दोस्त है। टेरी हेलीकॉप्टर में होता है और जेरी से उसकी कंडीशन के बारे में पूछता है। टेरी जेरी से कहता है, मैं तेरी मदद करता हूँ, तुझे रेस्क्यू करने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजता हूँ। तब तक तू अपनी फैमिली के साथ जहाँ है वहीं सुरक्षित रहना। हेलीकॉप्टर आने में कुछ घंटे लगेंगे, ये टेरी बताता है। ये सुनते ही जेरी अपनी बेटी रेचल के लिए इनहेलर लेने निकलता है। जल्दी ही जेरी को एक छोटा सा सुपरमार्केट दिखता है, लेकिन वहाँ भी हालात बेकाबू हैं। लोग सामान के लिए लड़ रहे हैं, हर जगह अफरा तफरी है। समय कम है, इसलिए जेरी फैसला करता है परिवार दो हिस्सों में बंट जाएगा। जेरी और रेचल इनहेलर ढूंढने जाएंगे, जबकि कैरन और कॉनी खाना ढूंढेंगी। अचानक जेरी ने कॉनी की डरी हुई चीखें सुनी। दो आदमी कैरन पर हमला कर रहे थे, उसे लूटने की कोशिश कर रहे थे। जेरी मदद के लिए दौड़ा, लेकिन एक आदमी ने तुरंत बंदूक निकाल ली। बिना किसी हिचकिचाहट के जेरी ने जवाब दिया। दो तेज शॉट के बाद
बाद वह आदमी जमीन पर गिर गया। बदकिस्मती से एक पुलिस ऑफिसर ने सब कुछ देख लिया था। जेरी ने समझाने के लिए हाथ उठाए, लेकिन ऑफिसर ने उसे अनसुना कर दिया और स्टोर से खाना उठाने लगा। जेरी और उसकी फैमिली जल्दी से स्टोर से भाग जाते हैं, लेकिन बाहर पार्क की हुई आरवी कार गायब थी। जेरी और उसका परिवार भीड़ भाड़ वाली खतरनाक जगह से बचने के लिए ऊंची बिल्डिंग की तरफ भागने का फैसला करते हैं। जेरी अपने दोस्त से फोन पर बात करता है और कहता है कि उन्हें बिल्डिंग की छत से हेलीकॉप्टर से निकाल लिया जाए। टेरी असल में एक सरकारी एजेंट है और रेस्क्यू मिशन रात में सुरक्षा की वजह से नहीं करता, इसीलिए वह जेरी से कहता है कि सुबह तक इंतजार करना होगा। इसी बीच जेरी कुछ ज़ॉम्बीज़ को देखता है। बाहर सड़क पर ज़ॉम्बी का हमला और बढ़ता जा रहा है। जेरी और उसकी परिवार किसी तरह बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। रास्ते में जेरी एक अजीब बात नोटिस करता है। ज़ॉम्बी एक आदमी को नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन उसके परिवार पर हमला कर रहे हैं। उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो लोग सीढ़ियों से ऊपर भागते हैं। तभी उनकी बेटी कॉनी अचानक गायब हो जाती है। बाद में वह एक अजीब से फ्लैट के दरवाजे पर मिलती है। कॉनी की आवाज सुनकर उस फ्लैट में रहने वाला एक लैटिन परिवार दरवाजा खोलता है और उन्हें अंदर शरण देता है। उनका छोटा बेटा टॉमी अंग्रेजी जानता है, इसलिए बात करना आसान हो जाता है। वे जेरी के परिवार को खाना देते हैं और रात वहीं रुकने देते हैं। रेडियो पर बताया जाता है कि इस ज़ॉम्बी वायरस की वजह से सबको कुछ हफ्तों तक अपने अपने घरों में रहना चाहिए और उस दिन सब वहीं रात गुजारते हैं। अगली सुबह जेरी जागता है। जेरी उस परिवार को समझाता है कि यहाँ रुकना खतरनाक है, उन्हें उनके साथ निकल जाना चाहिए, लेकिन डर के कारण वो लोग मना कर देते हैं। फिर जेरी का परिवार छत तक जाने के लिए तैयार होता है और निकल पड़ता है। शुरू में सब ठीक चलता है, लेकिन अचानक सीढ़ियों में ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं। सब तेजी से ऊपर भागते हैं और जेरी पीछे रहकर ज़ॉम्बी से लड़ता है ताकि उसका फैमिली बच सके। इसी लड़ाई के दौरान एक ज़ॉम्बी का खून जेरी के मुंह में चला जाता है, जो आगे बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। जेरी को लगता है कि शायद वो भी अब ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित हो गया है, क्योंकि उसके मुंह में ज़ॉम्बी का खून चला गया था। वो तुरंत छत के किनारे पर खड़ा हो जाता है और 12 सेकंड गिनता है, ताकि अगर वो ज़ॉम्बी में बदल जाए तो अपने परिवार को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन 12 सेकंड के बाद भी उसे कुछ नहीं होता। इसका मतलब वो अभी सुरक्षित है। जेरी की पत्नी फूलों का इस्तेमाल करके हेलीकॉप्टर को सिग्नल देती है। हेलीकॉप्टर बिल्डिंग पर उतरता है। तभी टॉमी नाम का लड़का भी उनके साथ जुड़ जाता है, क्योंकि उसके परिवार पर ज़ॉम्बी हमला कर चुके होते हैं। करेन और बच्चे हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं। जेरी पीछे रहकर ज़ॉम्बी को रोकता है। एक सैनिक उसकी मदद करता है और आखिरी समय में जेरी भी कूदकर हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है। फिलहाल वे सुरक्षित हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर उन्हें अटलांटिक महासागर में मौजूद एक बड़े सैन्य जहाज पर ले जाता है। वहाँ सेना के लोग और बड़े बड़े ऑफिसर अपने परिवारों के साथ मौजूद हैं। जेरी के परिवार को एक अलग केबिन दिया जाता है। फिर टियरी जेरी से मिलने आता है। वो बताता है कि अब अमेरिका की सरकार लगभग खत्म हो चुकी है। पूरी दुनिया में यह ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। लोगों के पास न ही बचने का कोई तरीका और न ही ये समझ है कि ये वायरस आया कहां से। वैज्ञानिकों की एक बड़ी टीम इस समस्या को समझने में लगी है, लेकिन इंसानियत की सबसे बड़ी उम्मीद एक युवा वैज्ञानिक एंड्रयू फैसबैक पर टिकी है, जो हार्वर्ड का वायरोलॉजिस्ट है। उसका मानना है कि इस वायरस को समझकर इसके खिलाफ वैक्सीन बनाई जा सकती है। अब असली बात यह है कि अगर वायरस को खत्म करना है तो पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये आया कहां से। जहाज पर लोग पुराने रिकॉर्ड, रिपोर्ट और शुरुआती घटनाओं को जोड़ते हैं। सबका इशारा एक ही जगह जाता है, साउथ कोरिया का एक मिलिट्री बेस, जहां से अब कोई संपर्क नहीं है। शक है कि वहीं से यह वायरस शुरू हुआ। प्लान बनता है कि युवा वैज्ञानिक एंड्रयू फैसबैक को वहां भेजा जाए, लेकिन वो अकेले नहीं जा सकता। तभी एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर जेरी के पास आता है। यहाँ सच्चाई खुलती है। जेरी पहले यूनाइटेड स्टेट का टॉप इन्वेस्टिगेटर था, यानी वो कोई आम आदमी नहीं है। उसे क्राइसिस समझने और सुलझाने का एक्सपीरियंस है। सीधी बात, मिलिट्री उसे मजबूर करती है कि वो इस मिशन में जाए, और ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, साफ धमकी है। अगर वो मना करता है तो उसके परिवार को जहाज से उतार दिया जाएगा। यहीं जेरी समझ जाता है कि थियरी उमुतोनी ने उसे और उसके परिवार को क्यों बचाया था, क्योंकि उसे जेरी से काम निकलवाना था। जहाज में जगह लिमिटेड है, हर कोई नहीं रह सकता। जेरी अपनी पत्नी करेन को सच बताता है और कोई ऑप्शन नहीं है, या तो वो मिशन पर जाए और अपने परिवार को सुरक्षित रखे, या मना करे और उन्हें मरने के लिए छोड़ दे। करेन ये सुनकर हिल जाती है, लेकिन जेरी जाने का फैसला करता है। वह करेन को एक सैटेलाइट फोन देता है ताकि संपर्क बना रहे, अपनी फैमिली को अलविदा कहता है और वादा करता है कि वापस आएगा। लेकिन सच ये है कि उसे खुद भी नहीं पता कि वो जिंदा लौटेगा या नहीं। इसके बाद उस साइंटिस्ट एंड्रू के साथ कुछ सैनिकों को लेकर एक प्लेन में साउथ कोरिया के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में जेरी एंड्रयू को सिखाता है कि इस हालात में कैसे जिंदा रहना है, क्योंकि किताबों की थ्योरी और ग्राउंड रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क होता है। फ्लाइट के दौरान एंड्रयू फैसबैक पूरा कॉन्फिडेंस दिखाता है। उसका दिमाग अलग चलता है। वो कहता है कि नेचर भले खतरनाक चीजें बनाती है, लेकिन उनमें हमेशा कोई न कोई कमजोरी भी छुपी होती है। मतलब ये वायरस जितना खतरनाक दिख रहा है, उसमें भी कोई कमजोर बिंदु जरूर होगा, बस उसे ढूंढना है। उधर जहाज पर धीरे धीरे कुछ लोगों को उतारा जा रहा है। अभी के लिए जेरी लेन का परिवार बचा हुआ है, लेकिन साफ है ये सुरक्षा स्थायी नहीं है, कभी भी उन्हें बाहर फेंका जा सकता है। अब टीम साउथ कोरिया पहुंचती है, लेकिन यहाँ से चीजें गड़बड़
होने लगती हैं। रात का समय, नीचे कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं, इसलिए प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, सीधे ज़ॉम्बी से सामना हो जाता है। सोल्जर्स तुरंत गोली चलाकर उन्हें मार देते हैं, लेकिन गोलियों की आवाज सुनकर और भी ज़ॉम्बीज वहां आ जाते हैं और कुछ लोगों को पकड़ DDH कर उन्हें भी ज़ॉम्बीज में बदल देते हैं। कुछ सैनिक मारे जाते हैं और सबसे बेवकूफी भरी मौत एंड्रयू की, वो घबरा जाता है और खुद ही अपनी बंदूक से गलती से खुद को शूट कर लेता है। अब जिस आदमी पर पूरी दुनिया की उम्मीद थी, वो बिना कुछ किए खत्म हो गया। बचे हुए सैनिक किसी तरह जेरी को बेस तक पहुंचाते हैं। बेस पर मौजूद साउथ कोरियन मिलिट्री गुस्से में है, क्योंकि यहाँ जिंदा रहने का एक ही नियम है, शोर मत करो, क्योंकि ज़ॉम्बी आवाज से आकर्षित होते हैं। उन्हें मारने का सिर्फ 2 तरीका है, सिर में गोली मारो या जला दो। जेरी उन्हें बताता है कि ये सिर्फ उनका लोकल प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया बर्बाद हो रही है और वो इसे खत्म करने आया है। फिर जेरी उस चिट्ठी के बारे में पूछता है जो कुछ दिन पहले इस बेस से भेजी गई थी, जिसमें ज़ॉम्बी का जिक्र था। बेस का कमांडर जेरी को एक जला हुआ कमरा दिखाता है। यहीं पर पहली बार ज़ॉम्बी को कंट्रोल करने की कोशिश हुई थी। उन्होंने एक इन्फेक्टेड आदमी को बेड से बांधने की कोशिश की, लेकिन सब उल्टा पड़ गया। एक एक करके सब सैनिक काटे गए और आखिर में पूरी टीम को मारना पड़ा। पहला ज़ॉम्बी कोई आम आदमी नहीं था, वो एक मिलिट्री डॉक्टर था। और असली लिंक यहाँ मिलता है। वो डॉक्टर एक गाँव में गया था, वहाँ एक अजीब मरीज ने उसे काटा, लेकिन उस मरीज को किसने संक्रमित किया कोई नहीं जानता। जेरी को कोई ठोस जवाब नहीं मिलता, लेकिन 2 बेहद इंपॉर्टेंट क्लू मिलते हैं। पहला क्लू एक सैनिक था जो पूरे हमले के बीच में था, फिर भी ज़ॉम्बी उसे छू तक नहीं रहे थे और उसे इग्नोर कर रहे थे। दूसरा क्लू, जेरी एक पागल से CIA एजेंट मिलता है। ये आदमी नॉर्थ कोरिया को हथियार बेचते हुए पकड़ा गया, अब आधा पागल हो चुका है, खुद के दांत तक निकाल चुका है। कैदी कहता है कि ऐसा करने से वायरस के फैलाव और ज़ॉम्बीज को रोका जा सकता है। फिर वह जेरी को बताता है ज़ॉम्बीज के हमले से 1 हफ्ता पहले ही जेरूसलम में सरकार ने पूरे शहर के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बना दी थी। इसका मतलब है कि उन्हें वायरस के बारे में पहले से पता था, इसलिए सबसे ज्यादा संभावना है कि यह वायरस यहीं से शुरू हुआ होगा। ये सुनकर जेरी सच पता लगाने के लिए जेरूसलम जाने का फैसला करता है। जेरी अपनी टीम के साथ बिकल्स पर बैठकर प्लेन तक पहुंचता है। वहां से निकलने की तैयारी करते हुए वे प्लेन में फ्यूल भरवाते हैं। सब चुपचाप अपना काम कर रहे होते हैं। तभी जेरी की पत्नी उसे फोन पर कॉल करती है। उसकी आवाज सुनते ही आसपास मौजूद सारे ज़ॉम्बीज अचानक उठकर खड़े हो जाते हैं और टीम पर हमला कर देते हैं। ज्यादातर लोग वहीं मर जाते हैं। किसी तरह जेरी और पायलट कॉकपिट में घुसते हैं और प्लेन उड़ा देते हैं। इसके बाद जेरी अपनी पत्नी को कॉल करके बात करता है। फिर जेरी और पायलट प्लेन से लंबा सफर तय करके इजराइल पहुंचते हैं। जेरी के पास परमिशन होती है, इसीलिए वहां के सैनिक उसे अंदर आने देते हैं। वहां उसकी मुलाकात होती है ऑफिसर जर्गन वॉर्मब्रुन से, जो मोसाद का अधिकारी है। जेरी पूछता है, इतनी बड़ी दीवार क्यों बनाई गई है? ऑफिसर बताता है, कुछ दिन पहले इंडिया में सोल्जर्स ने ज़ॉम्बीज से लड़ाई की थी और रेडियो पर जो संदेश मिला था, उसी वजह से यह दीवार बनाई गई। लेकिन यह वायरस सबसे पहले किस देश में फैला? इसका सही जवाब जेरी को नहीं मिलता। ऑफिसर बताता है, वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि यह पता करना लगभग नामुमकिन है कि शुरुआत कहां से हुई। लेकिन एक चीज हम कर सकते हैं, अपने नागरिकों को सुरक्षित रखना। फिर ऑफिसर जेरी को उन लोगों के पास ले जाता है जो इन बड़ी दीवारों के अंदर जिंदा हैं। दीवारों के बाहर पूरा इलाका सिर्फ ज़ॉम्बीज से भरा है, लेकिन अंदर के लोग शांति से रह रहे हैं। हालांकि उनमें से कई अपने परिवार वालों को खो चुके हैं। वहाँ कुछ लोग माहौल बेहतर करने के लिए गाने गाते हैं। थोड़ी ही देर में सब लोग कोरस में शामिल होकर जोर जोर से गाने लगते हैं। ये देखकर जेरी डर जाता है और सबको चुप रहने को कहता है। उसे शक होता है कि ज़ॉम्बीज इस आवाज पर हमला कर देंगे, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। और फिर जो हुआ वो कंट्रोल से बाहर था। हजारों ज़ॉम्बी एक दूसरे पर चढ़कर जिंदा सीढ़ी बना लेते हैं, दीवार पार कर जाते हैं, सीधे शहर के अंदर कूदते हैं। कुछ ही मिनटों में पूरा शहर ज़ॉम्बियों के कब्जे में आ जाता है और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। ज़ॉम्बी ज्यादा तेज और ताकतवर हैं। सेना कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन बेकार लोग काटे जा रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी सिचुएशन हाथ से निकल जाती है। तभी वॉर्मब्रुन एक सैनिक सेगन को आदेश देता है कि जेरी को बचाकर एयरपोर्ट तक ले जाए। जेरी, सेगन और बाकी सैनिक भागते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी हर जगह से घुस रहे हैं, कोई सुरक्षित जगह नहीं बची। धीरे धीरे ज़ॉम्बीज अंदर मौजूद लोगों को काट लेते हैं और उनकी संख्या और तेजी से बढ़ती जाती है। अब पूरा शहर नरक बन जाता है। इसी दौरान जेरी एक और बड़ा क्लू देखता है। एक आदमी ज़ॉम्बियों के बीच खड़ा होता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ज़ॉम्बी उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे होते हैं। उसके पास से भागते हुए निकल जाते हैं, लेकिन तभी हालात और खराब हो जाते हैं। सेगन लड़ते हुए ज़ॉम्बी से हाथ पर कट जाती है। जेरी तुरंत फैसला लेता है और ये आसान नहीं है। वो बिना सोचे उसका हाथ काट देता है ताकि वायरस पूरे शरीर में फैलने से पहले रुक जाए और इसी वजह से वह ज़ॉम्बी नहीं बनती। अब जेरी उसकी जिम्मेदारी लेता है। वो उसे संभालते हुए किसी तरह एयरपोर्ट की तरफ बढ़ता है। एयरपोर्ट पहुंचने पर जेरी को पता चलता है ज़ॉम्बीज हेलीकॉप्टर को नष्ट कर दिया था। अब कोई ऑप्शन नहीं बचता। तभी समय पर एक पैसेंजर फ्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार होती दिखती है। जेरी और बाकी लोग पायलट्स को सिग्नल देते हैं और आखिरी मिनट में उस प्लेन में चढ़ जाते हैं। प्लेन में मौजूद पायलट्स को नहीं पता कि कहां जाना है, लेकिन फिलहाल ज़ॉम्बी से भरे इलाके से निकलना जरूरी है,
इसीलिए वह तुरंत प्लेन उड़ाते हैं। किसी तरह प्लेन उड़ जाता है और तबाही से भरे शहर से दूर निकल जाता है। थोड़ा शांत होने के बाद जेरी सेगन के कटे हुए हाथ का इलाज करता है। वो दर्द में है लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ती। प्लेन में बहुत सारे लोग होते हैं। जेरी समझता है कि जो लोग ज़ॉम्बीज का टारगेट नहीं बने, उनमें सबसे कॉमन बात यह है कि उनमें से ज्यादातर गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर से पीड़ित थे। यह जानकारी बहुत कीमती हो सकती है। ये सोचकर जेरी तुरंत अपनी पत्नी और टेरी से बात करता है। फिर वह सरकार की मदद से चल रहे प्लेन के पायलट से कहता है कि डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले उसे पास के रिसर्च सेंटर में उतार दें। पायलट्स इस प्लान को मान लेते हैं और प्लेन का रास्ता बदल देते हैं। जेरी अब थोड़ा आराम से बैठा होता है, लेकिन एक और गलती सब कुछ बिगाड़ देती है। एक फ्लाइट अटेंडेंट गलती से कार्गो होल्ड खोल देता है। अंदर से एक ज़ॉम्बी निकल आता है और फिर सेकंड केबिन में अफरा तफरी लोग तेजी से संक्रमित होने लगते हैं। लोग जल्दी से अपनी लगेज रखकर पैसेज को ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन अफसोस एक आदमी गलती से अपना बैग गिरा देता है। आवाज सुनते ही पास खड़े ज़ॉम्बीज सब आकर्षित हो जाते हैं और लोगों पर हमला कर इन्फेक्शन फैलाने लगते हैं। तब जेरी तुरंत एक आइडिया सोचता है। वो सीगन से ग्रेनेड लेता है और ज़ॉम्बी की तरफ फेंक देता है। धमाके से प्लेन में बड़ा छेद हो जाता है और कैबिन का प्रेशर डीकम्प्रेस हो जाता है। नतीजा यह होता है कि अंदर मौजूद सारे ज़ॉम्बीज खींचकर बाहर गिर जाते हैं। जेरी और सेगन सीट से बंधे होने की वजह से बच जाते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी प्लेन के टरबाइन में फंस जाता है, जिससे इंजन खराब हो जाता है। पायलट्स प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पाते और प्लेन बुरी तरह डैमेज हो जाता है और आखिरकार जंगल में क्रैश हो जाता है। क्रैश इतना जोरदार होता है कि उसमें सिर्फ 2 लोग ही जिंदा बचते हैं, जेरी और वह सोल्जर लड़की जो उसके साथ थी। हादसे में लड़की को कुछ नहीं होता, लेकिन जेरी के पेट में मेटल चुभ जाता है और वह घायल हो जाता है। किस्मत से प्लेन कार्डिफ के मेडिकल सेंटर के पास गिरा था। सेगन किसी तरह घायल जेरी को घसीटकर वहां तक ले जाती है, लेकिन गेट तक पहुंचते ही जेरी बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ उधर जहाज पर प्लेन से संपर्क टूट चुका है। सब मान लेते हैं कि जेरी मर गया। सिर्फ टेरी को यकीन है कि वो जिंदा है, लेकिन सिस्टम को फर्क नहीं पड़ता। जेरी के मरने का मतलब उसका परिवार अब बेकार है और सीधे उन्हें जहाज से निकाल दिया जाता है। उसकी पत्नी और बच्चे हेलीकॉप्टर में बैठाकर एक रिफ्यूजी कैंप भेज दिए जाते हैं। इधर मेडिकल सेंटर में जेरी की सर्जरी होती है और वो बच जाता है, लेकिन डॉक्टर उस पर भरोसा नहीं करते। उसे शक की नजर से देखते हैं और पूछताछ करते हैं। जेरी को सिर्फ एक चीज की चिंता है, उसका परिवार। वो बार बार कहता है कि जहाज से संपर्क करो। आखिरकार टेरी फोन पर आता है और सच बताता है उसका परिवार अब जहाज पर नहीं है। उन्हें नोवा स्कोटिया के कैंप में भेज दिया गया है। ये सुनकर जेरी का गुस्सा फट पड़ता है और सही भी है। उसने अपना जान जोखिम में डाली और बदले में उसका परिवार खतरनाक जगह भेज दिया गया। मेडिकल सेंटर का डायरेक्टर भी उसे रोकता है और कहता है, मेरे पास भी परिवार था, अब सब ज़ॉम्बी बन गए हैं। जेरी समझ जाता है कि हर किसी की अपनी अपनी परेशानियां हैं। फिर वह साइंटिस्ट्स को बताता है कि वह यहाँ क्यों आया है। उसकी सोच ये है कि ज़ॉम्बीज पहले से बीमार लोगों पर अटैक नहीं कर रहे। अगर हम कोई बीमारी ढूंढ लें या समझ लें जिसकी वजह से ज़ॉम्बी सिर्फ हेल्थी लोगों को ही अटैक नहीं करते, तो शायद यही क्लू किसी वैक्सीन या इलाज तक पहुंचाएगा। जेरी साइंटिस्ट्स को समझाता है, जैसे प्रकृति में शिकारी किसी बीमार शिकार पर हमला नहीं करते, वैसे ही ज़ॉम्बीज भी बीमार लोगों पर अटैक नहीं करते। अगर लोग अपने शरीर में बीमारी इंजेक्ट कर लें तो ज़ॉम्बीज उनसे दूर रहेंगे। बाद में उन बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। शुरू में साइंटिस्ट उसकी बात सुनकर हंसते हैं, लेकिन बाद में उन्हें लगता है कि शायद जेरी सही कह रहा है, इसलिए वो उसकी सोच को प्रैक्टिकली लागू करना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत ये है, वो वायरस दूसरी बिल्डिंग के हिस्से में रखा है जहां करीब 80 ज़ॉम्बी हैं। तो जेरी, सेगन और एक डॉक्टर चुपचाप अंदर जाने का प्लान बनाते हैं। तीनों की वापसी की कोई गारंटी नहीं होती, इसीलिए ज़ॉम्बीज से बचने के लिए पूरी तैयारी की जाती है। चारों तरफ टेप चिपकाए हुए, हथियार थामे हुए, बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे अंदर जाते हैं। वहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि हर तरफ ज़ॉम्बीज दिखते हैं। बाहर से साइंटिस्ट लोग कैमरों के जरिए इन्हें मॉनिटर करते रहते हैं। अंदर मौजूद तीनों जितना भी चुप रहने की कोशिश करें, लेकिन पूरा साइलेंट रहना नामुमकिन है। थोड़ी सी आवाज होती है, ज़ॉम्बी जाग जाते हैं, सब उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। फिर क्या होता है, टीम अलग अलग भागती है ताकि ज़ॉम्बी कंफ्यूज हों। जेरी कुछ ज़ॉम्बी मारकर आगे बढ़ता है, लेकिन बाकी लोग फंस जाते हैं। आखिर में सीगिन और डॉक्टर को पीछे हटकर सेफ एरिया में भागना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे ज़ॉम्बी उनके पीछे लग जाते हैं। अब जेरी अकेला रह जाता है। अभी जेरी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलेगा असली परेशानी शुरू हो जाएगी। उसे पता चल जाता है कि रिसर्च लैब में वायरस कहां-कहां हो सकते हैं, पर अंदर जाने के लिए पासवर्ड चाहिए। बाहर खड़े साइंटिस्ट फोन से पासवर्ड बताते हैं। अंदर जाकर वह सुरक्षा के लिए दरवाजा लॉक कर देता है और इलाज के लिए जरूरी वायरस की तलाश में लग जाता है।
उसके पास अलग अलग खतरनाक वायरस होते हैं। अब उसे पता लगाना है कौन सा वायरस सही है। पता ना होने की वजह से जेरी सारे कैप्सूल्स एक बॉक्स में डालकर ले जाना चाहता है। तभी अचानक दरवाजे पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, भटकाने के लिए अब कोई नहीं है। इसलिए जेरी कैप्सूल्स पढ़कर अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि कौन सा सबसे सही है। अगर उसने गलत वायरस लेकर इंजेक्ट कर दिया तो उसकी मौत हो जाएगी। वैसे भी बाहर मौजूद साइंटिस्ट्स उसकी मदद कर रहे होते हैं। जेरी सोच समझकर एक वायरस चुनता है और कैमरे के सामने साइंटिस्ट्स को मैसेज दिखाता है, मेरे परिवार से कहना मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर वह वायरस अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है। जेरी कुछ देर इंतजार करता है कि यह वायरस असर दिखाता है या नहीं। वह काफी देर तक वहीं रहता है, इधर उधर घूमता है और फिर हिम्मत करके दरवाजा खोलता है। ज़ॉम्बी उसके पास आता है, उसे सूंघता है लेकिन काटता नहीं। मतलब जेरी का प्लान कामयाब हो जाता है। दरवाजा लॉक करता है और जोरदार आवाज पैदा करता है, जिससे पास खड़े सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। उन सब के बीच से जेरी आराम से चलता हुआ निकल जाता है। ज़ॉम्बीज उसे छू भी नहीं पाते। जेरी की सोच के मुताबिक साइंटिस्ट्स अब इस डिस्कवरी से एक वैक्सीन बनाते हैं जिससे लोग ज़ॉम्बीज से बच सके। इसके बाद जेरी अपने परिवार से जाकर मिलता है जो जिंदा है, और रिसर्च फैसिलिटी में मौजूद लोग वैक्सीन का बड़े पैमाने पर निर्माण करते हैं और उसे पूरी दुनिया में बांटते हैं। वैक्सीन लगने के बाद सोल्जर्स ज़ॉम्बीज से इम्यून हो जाते हैं और दुनिया भर में जाकर ज़ॉम्बीज को पकड़कर खत्म कर देते हैं। धीरे धीरे दुनिया फिर से सुरक्षित बन जाती है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।